हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के एपिसोड 17 को। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है ली मिंगसुंग अपने अय्याशी के मजे ले रहा है क्योंकि उसने अभी एसोसिएशन के ऑफिस के बाहर सभी लोगों को चूतिया बनाया है और इतनी अच्छी एक्टिंग की है जिससे ली मिंगसुंग का लोगों के सामने अच्छा चेहरा सामने आया है और सभी लोग उसके फेवर में हो गए हैं। मगर ली मिंगसुंग यहाँ बैठकर शराब और शबाब के मजे ले रहा है कि तभी वहाँ एक लेडी आती है और वहाँ से सभी को बाहर जाने के लिए कहती है। वो लेडी ली मिंगसुंग को देख कर सोचती है कि ये चूतिए की कितनी घटिया पर्सनैलिटी है। ये चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है और ये कमीना तो जवानी में ही कोरियन स्टार बन गया जिससे वो इतना घमंडी हो गया। मगर ये चूतियापा ज़्यादा दिन नहीं चला। गेट ओपन होने के बाद उसका घमंड पूरी तरह कुचला गया। ली मिनसुंग एक ए रैंकर बना जबकि उसका ही ड्राइवर एक एस रैंकर बना जिससे सबकी नज़रें ड्राइवर पर आ गई। फिर असल कहानी स्टार्ट होती है। वो लेडी कहती है, क्या हम अब बिजनेस की बात कर सकते हैं, यानी स्टारडस्ट की। मैं इस बार प्रोडक्ट बल्क में लेना चाहूँगी, क्या ये पॉसिबल है। ली मिंगसुंग कहता है, क्या तुमने सुना नहीं, सप्लाई और फैक्ट्री पर हमला हुआ है। अभी ऐसा कोई रास्ता नहीं जिसे मैं सप्लाई चालू कर सकूं। मगर वो लेडी ली मिंगसुंग को फोर्स करती है, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। ली मिंगसुंग कहता है, तो ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो मैं अपने पार्टनर से बात करके बताता हूँ। फिर ली मिंगसुंग सोचने लगता है कि शिट यार, मुझे अब उस आदमी को ढूंढना होगा। उस साले ने तो मेरा ऑर्डर भी लेना बंद कर दिया है, वो छोटा कमीना बच्चा। फिर अगले सीन में बताया जाता है कि सू अब वापस शैडो डंजन आ गया है। अपने पूरे जोश के साथ में गॉब्लिन से फाइट कर रहा है। पिछली बार सूहो ली मिंगसुंग पर नजर रख रहा था मगर बीरो के मना करने की वजह से सूहो और ली मिंगसुंग की फाइट स्टार्ट नहीं हुई। अभी उसके लिए टाइम है। सूहो शैडो डंजन में ग्रे और इजेल के साथ मिलकर गॉब्लिनों से फाइट कर रहा है। फिर सूहो कहता है, चलो हो गया, ठीक है क्या, मैं गॉब्लिन का एक और राउंड बुला रहा हूँ। सूहो के हाथ में गॉब्लिन्स का हॉर्न है। सूहो को इतना गुस्से से लड़ते हुए देख बीरो कहता है, यंग मोनार्च, क्या आप मेरी कही हुई बातों से परेशान हैं। फिर बीरो अपनी कही बातें बताता है। बीरो, सूहो और बाकी सब एक थिएटर में बैठे होते हैं। बीरो अपना प्लान समझा रहा है कि हमारा काम सिर्फ ली मिनसुंग से इतरिम की दूध के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है और जब हम ली मिनसुंग से मिलेंगे ये तो पक्का है कि वो कमीना इतनी आसानी से कुछ बताने नहीं वाला, तो फाइट तो होंगी, इसलिए हमें ताकतवर बनना होगा। सूहो बीरो से पूछता है, तो हम कैसे पता करेंगे इतरिम के दूध के बारे में। बीरो जवाब देता है, अगर उसने हमें कुछ नहीं भी बताया तो मैं उसे खाकर उसकी यादें देख लूंगा। मुझे शैडो मोनार्च ने ऐसे लोगों को खाने की परमिशन दी है, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब हम ली मिनसुंग को हरा सकेंगे। और जब हम हंटर एसोसिएशन गए थे तो मैंने बहुत सारे हंटर्स देखे और उनकी ताकत भी। मेरी दूसरों की ताकत पता करने वाली एबिलिटी के हिसाब से आप अभी सी रैंक पर हो यंग मोनार्च, और ग्रे डी रैंक पर, और हमारी डीमन इजेल सी रैंक पर। और तो और जब आप और ग्रे दोनों बॉन्ड स्किल में साथ होते हैं तो बड़ी मुश्किल से बी रैंक जितने पावरफुल होते हैं। हम अभी भी बेहद कमजोर है। ये सुनकर सूहो उदास हो जाता है। सूहो भी इतनी मेहनत कर रहा है ताकि वो ताकतवर बन सके। सूहो डेली कॉस्ट को भी फिक्स्ड अमाउंट से ज्यादा पूरा कर रहा है मगर सूहो को रिवॉर्ड में अपने रेयर आइटम नहीं मिल रहे। फिर अगले सीन में बताया जाता है कि सूहो रिवॉर्ड ओपन कर रहा है जो कि उसे अभी फाइट में मिले हैं। रिवॉर्ड में उसे ऐश रिंग मिलती है। सूहो उस रिंग को पहन लेता है। ये रिंग से सूहो की सेंस एबिलिटी इंक्रीज होती है मगर सूहो अभी भी परेशान है कि इन गॉब्लिन को मारते रहने से उसका लेवल अप तो नहीं होगा। लेवल अप करने के लिए सूहो को डंजन में जाना होगा और पावरफुल मॉन्स्टरों से फाइट करनी होगी। फिर अगले सीन में बताया जाता है कि सूहो अब घर वापस आ चुका है और अपने टैब में डंजन में जाने के लिए रेड्स देख रहा है। मगर सूहो के ई रैंकर होने की वजह से सूहो को सभी रेड्स में माइनिंग टीम या कलेक्टिंग टीम से ऑफर आ रहे हैं। सूहो ये देख सोचने लगता है कि मेरे जैसे ई रैंकर हंटर को कोई भी स्ट्राइक टीम में नहीं लेगा। बीरो कहता है, यंग मोनार्च, क्या हंटर एसोसिएशन में जाकर दोबारा अपनी रैंक चेक करना कैसा रहेगा। सूहो जवाब देता है, हंटर एसोसिएशन की वेब पेज पर मेरे अवेकनिंग की जानकारी अपलोड हो गई है। इसे दोबारा करने से मैं सबकी नजरों में आ जाऊंगा। मुझे इससे बचना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब हमें पता है कि इतरिम के दूत अर्थ पर है। मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि उन्हें मेरे बारे में पता ना लगे जिससे मैं मेरे पापा की कमजोरी बनूं। मैं पहले ही ली मिंगसू को हरा नहीं सकता और अगर इतरिम के दूत से लड़ना पड़ा तो। कि तभी बीरो कहता है, यंग मोनार्च, आपको इतरिम के दूत के बारे में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर इतरिम के दूत मुझसे भी पहले अर्थ पर आ गए हैं तब भी वो पक्का डायमेंशनल ट्रांसफर के जरिए ताकतवर नहीं बचे होंगे। सूहो कहता है, डायमेंशनल ट्रांसफर ये क्या होता है। फिर बीरो बताता है कि आउटर विंग्स को डायमेंशनल ट्रांसफर यानी इस दुनिया में आने के लिए उनके पास डायमेंशनल क्रैक होना चाहिए।
बोलता जा। दीवार काफी पतली है, इनमें से माना का पास होना मुश्किल होता है क्योंकि रेजिस्टेंस जनरेट होता है, और अगर कोई दीवार को फोर्सफुली दबाने की कोशिश करता है तो ये दीवार वापस पहले जैसी हो जाती है। इसलिए किसी के पास कितना माना है ये उस पर डिपेंड करता है कि उसे डायमेंशनल क्रैक से निकलने के लिए कितना समय और ताकत लगेगी। इसी वजह से इथरिम की बड़ी आर्मी आउटर स्पेस में लड़ रही है, और शैडो मोनार्च भी इतनी आसानी से अर्थ पर वापस नहीं आ सकते। फिर सूहो बीरो की कई बातों को समझने की कोशिश करता है। सूहो सोचता है कि बीरो के मुताबिक इथरिम की दूत अभी भी बेहद कमजोर है, तो यही मेरे लिए अच्छा मौका है ताकतवर बनने का, और ये सोचकर सूहो को जोश आता है। तभी हमें बीरो का फ्लैशबैक बताया जाता है जिसमें सन जिनहो बीरो को सूहो के पास जाने के लिए कहता है और सूहो के लिए जो सही लगे उसके फैसले खुद लेने के लिए आज़ादी देता है। साथ ही बीरो को एक की देता है ताकि उसे ज़रूरत पड़ने पे वो उसका इस्तेमाल कर सके। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं कि तभी सूहो के दिमाग में एक आइडिया आता है। सूहो जोर से चिल्लाता है, अरे यार मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा। सूहो बताता है बिना किसी की नज़रों में आए डंजन में जाने का एक तरीका है, और साथ ही एसोसिएशन के रूल्स भी नहीं टूटेंगे। फिर अगले सीन में बताया जाता है कि सूहो अपने अंकल यानी यू जिनहू से मिलने आया है जो कि जिनहू का दोस्त है। यू जिनहू की एक गेमिंग कंपनी है जो कि बेहद फेमस है, ये वैसे गेम बनाते हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। और इस कंपनी का नाम आजिन सॉफ्ट है। सूहो कंपनी के अंदर पहुंचता है, वहां पर पहले से ही एक एम्प्लॉय खड़ा होता है जो सूहो का इंतजार कर रहा था। वो सूहो को यू जिनहू के पास ले जा रहा था। सूहो भी पहली बार उसके अंकल की कंपनी में आया है। सूहो जा ही रहा होता है कि उसे अपने आसपास बहुत सारे अवेकनर दिखते हैं। सूहो उन्हें देखकर सोच में पड़ जाता है, ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। कि तभी वो एम्प्लॉय सूहो को कहता है कि आप ये देखकर सोच रहे होंगे कि हमारे यहाँ पर इतने सारे अवेकनर एम्प्लॉय क्यों है, मगर क्यों? अवेकनर अपनी जिंदगी डंजन में जाकर खतरे में नहीं डालना चाहता, और तो और उन्हें सही पैसे देने पर वो मिशन भी करते हैं और गार्ड के रूप में काम भी करते हैं। फिर सूहो यू जिनहू से मिलता है। यू जिनहू सूहो को देखता है और कहता है 150 रुपया देगा। अवेकन होने के बाद हम आज पहली बार मिल रहे हैं और तुम काफी टाइम बाद मिलने आए हो, मगर मैं सोच रहा था कि तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे लिए एक बिजनेस प्रपोजल लाओगे। सूहो कहता है मैंने एक ऐसा प्रपोजल लाया हो जिसे आप मना नहीं कर सकते। फिर सूहो अपने अंकल को अपना टैब दिखाता है। यूजुनू उस प्लान को देख कर कहता है तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम्हें डंजन में जाने के लिए मदद करो। फिर सूहो अपना प्रपोजल सुनाता है कि अगर आप मुझे डंजन खरीदने और उसमें जाने वाली रिक्वायर्ड स्ट्राइक टीम देंगे तो मैं डंजन में पड़े हुए कीमती मैजिक क्रिस्टल आपको दूंगा। मैं अकेले ही डी और सी रैंक के डंजन को क्लियर कर सकता हूँ। सूहो की बात सुनकर यूजुनू सूहो को अपनी चील की नजरों से देखता है और कहता है तुम एक ई रैंकर होने के बावजूद ऐसा कर सकते हो, और तुम जानते हो कि मैं भी एक हंटर हूँ जबकि मैं तुमसे ज्यादा हाई रैंक पर हूँ। मैं खुद भी अकेले डंजन क्लियर नहीं कर सकता। क्या तुम अपने मॉम डैड को डंजन में ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? अगर ऐसी बात है तो मैं हंटर हायर करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात सुनोगे। सूहो यूजिनहू की बात सुन कहता है मुझे लगा ही था ऐसा होगा। फिर सूहो अपने पावर्स के बारे में यूजिनहू को बताने वाला है। यूजिनहू पिछली दुनिया में जिनहू के साथ था, मगर सन जिनहू ने उसकी यादें मिटा दी थी, जिसकी वजह से यूजिनहू सन जिनहू और उसकी पावर के बारे में कुछ नहीं पता। सूहो अपनी बात कर ही रहा होता है कि बीरो सूहो से पूछता है यंग मोनार्च क्या आप सही में इस इंसान को बताना चाहते हैं? सूहो कहता है हाँ, यही एक इंसान है जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। फिर सूहो अपने अंकल को अपने लेवल अप करने की बात बताता है और आउटर स्पेस के मॉन्स्टर के बारे में भी। सूहो की बात सुनकर यूजिनहू कहता है सूहो क्या तुम सोलो लिविंग प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हो? ये बात सुनकर सूहो की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। यूजिनहू आगे कहता है ये जरूर कोई प्रैंक होगा, तुम मेरे प्रैंक वीडियो बनाना चाहते हो, और सूहो की कई बातों पर हंसने लगता है। यूजिनहू कहता है जैसे ही तुमने कहा हमारे यहाँ पर एक सिंगल प्लेयर गेम है जिसके ऊपर अभी कंपनी काम कर रही है, जिसमें एक अवेकनर जो लेवल अप कर सकता है और धीरे धीरे सबसे ताकतवर बनता जाता है। सूहो ये बात सुनकर सोचता है कि अरे यार ये तो मेरे डैड की कहानी है। यूजिनहू कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे मेरे एम्प्लॉय के साथ मिलकर प्रैंक में फंसाने की कोशिश कर रहे हो, मगर अभी तुम बच्चे हो। यूजिनहू सूहो से बात कर ही रहा होता है कि बीरो यंग मोनार्च की छत से बाहर आ जाता है और यूजिनहू के पास जाता है और कहता है अबे ओए झंडू, तेरे पास पिछली दुनिया की यादें तो जरूर होंगी। यूजिनहू बीरो को देखता है और एकदम से डर जाता है। बीरो कहता है यंग मोनार्च क्या मैं कुछ मदद करूं? सूहो कहता है हाँ, अब तुम बाहर आ ही गए हो तो जरूर नेकी और पूछ पूछ। बीरो यूजिनहू से कहता है
तुम पिछली दुनिया में मेरे किंग के साथ रहने वालों में से एक थे। सभी इंसानों में तुमने सबसे ज्यादा मेरे किंग को फाइट करते देखा है और वो सब यादें तुम्हारे अंदर कहीं छुपी हुई है। चलो बकचोदी बंद करते हैं और सीधा मुद्दे पर आते हैं। फिर बीरो एक की निकालता है और यू जिनहू की चेस्ट में लगाता है। इस की वजह से यू जिनहू को अपनी पिछली दुनिया की यादें दिखने लगती है। अचानक से यू जिनहू रोने लगता है। यू जिनहू को ऐसा रोता हुआ देख सुहो बीरो से पूछता है, अरे बीरो, तुमने इनके साथ क्या किया? ये इतना रो क्यों रहे हैं? बीरो कहता है, यंग मोनाश, आप इतना टेंशन ना लीजिए, उन्हें बस अपनी पुरानी यादें वापस मिल गई है जिसे वो सोचकर रो रहे हैं। फिर ये सब रोना धोना खत्म होता है। अब असल मुद्दे पर आते हैं। यू जिनहू कहता है, तो जैसे ही जिनहू की पावर की कोई लिमिट नहीं है, तुम उसके बेटे हो, तुम्हारे पास भी वैसी ही पावर है। फिर सुहो अंकल इतरिम के बारे में और वॉर के बारे में बताता है। यू जिनहू सुहो की बात सुन रहा था। यू जिनहू कहता है, अभी हालत इतने खराब है, तुम एक मेरे लिए बिजनेस प्रपोजल लाए हो, तुम सच में अपने डैड के ही बेटे हो, रूल्स के बड़े पक्के हो। फिर यू जिनहू सुहो का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है, मगर यू जिनहू उदास होता है। वो जिनहू के बारे में सोच रहा था कि मेरा भाई वहाँ अकेले लड़ रहा है और हम सब की हिफाजत कर रहा है, और तुमने मेरी यादें वापस करने का फैसला किया, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि सुहो की जितनी मदद हो सके उतनी कर सकूं। तुम उस पर भरोसा कर सकते हो। फिर अगले सीन में बताया जाता है कि सुहो चेहरे पर मास्क लगाकर एक डंजन में जाने लगता है जो कि यूजुनु ने खरीदा था। डंजन के बाहर स्ट्राइक टीम के लोग खड़े थे, उन्हें बाहर बैठकर इंतजार करना था। सुहो अकेला ही गेट क्लियर करने वाला है। सुहो गेट की तरफ आगे बढ़ता है। वहां बैठा हुआ एक हंटर सुहो से कहता है, क्या सच में तुम अकेले डंजन में जाना चाहोगे और मुझे ये बाहर बैठने के लिए इतने सारे पैसे दोगे? सुहो हाँ कहता है। फिर वो हंटर कहते हैं, मुझे पता नहीं कि तुम अपनी स्किल पर कितना भरोसा करते हो, मगर अकेले जाकर लापरवाही कर रहे हो। खैर, अगर कोई जरूरत पड़े तो बुला लेना, मैं ऐसी हालत में भी तुम्हारी कुछ ना कुछ मदद कर ही सकता हूँ। सुहो कहता है, हाँ आपका बेहद शुक्रिया, अगर कोई जरूरत हुई तो मैं जरूर आपको बता दूंगा, और कहता हुआ गेट के अंदर चला जाता है। गेट के अंदर पहुंचते ही सुहो इजेल और गिरे को बाहर बुलाता है। सुहो के सामने मॉन्स्टर खड़े हैं। सुहो फाइट के लिए भी तैयार है, मगर सुहो सोच रहा होता है कि मेरे डैड अकेले के ही दम पर काफी सारी चीजें संभाली है और अभी भी वो ऐसे ही लाइफ जी रहे हैं। यही रीजन है कि मुझे टीम सिस्टम मिला है। मैं अपने पीछे उनके होने की फीलिंग महसूस कर सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि अब वो अकेला ये सब करे। मैं तो चलो लेवल अप करते हैं। फिर सुहो फाइट के लिए कूद पड़ता है और इसी के साथ में ये चैप्टर एंड होता है। तो क्या नाचो मैं? वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।